नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम बात करेंगे भारत के मिशन मून की। कल यानी शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की सतह पर चलाकर देखा जाएगा। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन भारत पहला देश नहीं है जिसने चंद्रमा की ओर रुख किया है। इससे पहले सोवियत रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रमा पर ही मिशन भेजा क्यों जा रहा है, इससे क्या हासिल होने वाला है और मानव प्रजाति को इससे क्या कुछ फायदा होगा, जो दुनिया की आंखें इस ओर लगी हुई हैं। तो कई सारे सवाल हैं। कैसे पूरा करेगा चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसको लेकर भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि कल का जो दिन है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। भारत के लिए अहम दिन। भारत के मिशन मून की कल यानी शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर शुरुआत होगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाना है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की सतह पर चलाकर इसको देखा जाएगा। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन भारत पहला देश नहीं है जिसने चंद्रमा की ओर रुख किया है। इससे पहले सोवियत रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रमा पर मिशन भेजा ही क्यों जा रहा है और इससे क्या कुछ हासिल होने वाला है और इससे मानव प्रजाति को क्या फायदा होगा। तो इस समय इसरो के वैज्ञानिक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सभी तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। मंगलवार को प्रक्षेपण को लेकर पूरा पूर्वाभ्यास किया गया। भारत इससे पहले चांद पर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटल मिशन भेज चुका है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर भी शामिल था, जो चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने में सफल नहीं हुआ था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम और इसके भीतर रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर उतारा जा रहा है। चंद्रयान 3 के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी सफलता ही भारत को बनाएगी अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति। तो भारत के मिशन चांद को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ भूवैज्ञानिक सुशील रोहिल्ला जी अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ भूवैज्ञानिक के सिद्धार्थ जी भी अब से कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है राम श्रीवास्तव जी। पूरी दुनिया की नजर चांद पर है, पूरी दुनिया की नजरें इसरो के चंद्रयान 3 पर हैं। ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
ये मिशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके साथ हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है, हमारी शक्ति जुटी हुई है, क्योंकि भविष्य जो है अगर किसी देश को मजबूत और सक्षम बनना है तो उसको अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। और हमारे जिस तरह से सफलताएं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द्वारा विदेशों तक के सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं, उससे हमारी शक्ति का तो प्रदर्शन होता ही है, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रिसीशन है, जो सक्षमता है, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर हमने मंगलयान भी भेजा था, वो जबकि एक पहला अटेम्प्ट था उसका भी सक्सेसफुल रहा। चंद्रमा का चंद्रयान ले जाकर हम वहां पर इस बात की पुष्टि की कि वहां पर जो पानी मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। और चंद्रमा पर मिशन जो है दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो ये है कि वहां पहुंचकर हम अपना स्टेशन बना लेंगे, उससे मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, यहाँ का तक हम अपने स्पेस प्रोब पहुंच सकेंगे। वो एक हमारा किया होगा, एक परमानेंट स्टेशन होगा। ऐसा चाइना भी कोशिश कर रहा है, रशिया भी कोशिश कर रहा है और अमेरिका तो कर ही रहा है। निश्चित रूप से हम भी इसमें पहल कर रहे हैं और ये इसलिए भी आवश्यक है कि अभी जो चाइना का जो गया था वहाँ स्पेसक्राफ्ट, उसने वहां से जो मटीरियल इकट्ठा किया, उसका जब एनालिसिस किया गया तो उसमें एक विचित्र पदार्थ पाया गया, माइक्रो डायमेंशंस का ट्रांसपेरेंट मटीरियल। उसमें हीलियम-3 नाम का आइसोटोप की प्रेजेंस पाई गई है। हीलियम-3 आइसोटोप एक ऐसा आइसोटोप है, ये अगर हमारे पास जमीन पर आ जाता है तो निश्चित मानिएगा कि हमारी जो ऊर्जा की समस्या है, पूरी दुनिया की ऊर्जा की समस्या समाप्त हो सकती है। केवल ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का, 10 किलोग्राम भी अगर हीलियम-3 का आइसोटोप जो चंद्रमा पर मौजूद है हमारे अगर आ जाता है तो अगले 20 साल तक भारत की ऊर्जा की समस्या खत्म हो जाएगी। इसको हम परमाणु भट्टियों में जो नाभिकीय फ्यूजन से अभी होती है, वो फिशन रिएक्शन से हम इसको ऊर्जा उत्पन्न। ठीक है सर, बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं और कई और ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे समझने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ के सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। के सिद्धार्थ जी, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के 38 से ज्यादा प्रयास फेल हुए हैं, इसमें हमारा चंद्रयान 2 भी शामिल है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है कि चंद्रमा पर एक वायुमंडल नहीं है। तो अगर वायुमंडल होता तो आप पैराशूट से भी उतार सकते थे। दूसरी बात है कि अगर इसके लिए हमारे पास में कोई विकल्प बचता है तो विकल्प बचता है कि नीचे हम लोग थ्रस्ट जनरेट करें। तो जैसे कि गुब्बारा होता है, गुब्बारे से जब उसकी हवा निकलती है तो वो आगे बढ़ता है, तो वह उस तरह से हम लोग हवा निकालते हैं एक यान का, जो कि वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। लेकिन अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चंद्रमा का धूल उड़कर उसके चारों इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ में लग जाएगा। जब लग जाएगा तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो चिपक जाता है। तीसरी बात चली आती है कि वहां पर कोई मनुष्य तो है नहीं, सब कुछ आपको 4 लाख किलोमीटर दूर से सब कुछ नियंत्रित करना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है। और दूसरी बात है कि सॉफ्टवेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथी बात चली आती है कि जब आप लैंड करती है तो आपको पता नहीं है कि नीचे की सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, बर्फीली है, धंसने वाली है, तो आपको कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए भी समस्या आती है। और ऐसी जानकारी हम लोग के पास में इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर चांद के उतर रहे हैं। अन्य स्थान पर थोड़ा आसान भी होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है जी। समस्या है कि अगर आप उस जगह पर उतरने का प्रयत्न करती है तो उतरने के क्रम में आपको हमेशा अपने नियंत्रित रखना पड़ेगा। नहीं तो जैसे पिछली बार हुआ था, जो हमारे यहाँ था वो उल्टा हो गया था और उल्टा और तेज हो गया था। तो यह नियंत्रण इतना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको सारे नोजल से, मतलब जब थ्रस्ट जनरेट करते हैं तो उसके सारे के सारे नोजल से समान मात्रा में थ्रस्ट जनरेट हुआ, तभी वो जाकर समतल रूप में उतरेगा, नहीं तो कभी नहीं उतर सकता। ठीक है सर। सर हमारे साथ सुशील रोहिल्ला जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कहा जाता है कि चंद्रमा पर इरोजन नहीं होता, उसकी मूल स्थिति निर्माण के बाद से अब तक वैसी ही है। क्या हमें चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन कर बाकी खगोलीय पिंडों के निर्माण की जानकारी भी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है और मैं ये समझाता हूँ
क्योंकि चंद्रमा पर चंद्रक्यूब भी आते हैं जी। क्योंकि उसका कारण जानने के लिए हमें बहुत इसका उपयोग का फायदा होगा, क्योंकि वहां पर जो ये इरोजन नहीं होता उसकी वजह से वहां क्या होता है कि जो साइस्मिक जो अर्थक्यूब्स जो मून क्यूब्स आते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है उसका डिसिपेशन भी बहुत कम होता है वहां पर। इसलिए जब एनर्जी रेडिएट करती है तो वो काफी समय तक वो घूमती रहती है एनर्जी वहां पर। तो जो हम यदि फ्यूचर में बस्ती बनाने का प्लान कर रहे हैं या ये प्लान कर रहे हैं कि हम वहां पर एक घर बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि वहां पर एनर्जी एकदम से डिसिपेट नहीं होती। ठीक और है हमें सर। उसका पूरा जो उसका जैसे अर्थ के बारे में हमें नॉलेज है कि अर्थ में कोर होती है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होती है, और हमारी आउटर जो कोर है वो लिक्विड है। ये सब वहां पर कितना उसका स्ट्रक्चर के बारे में और कंफर्मली पता चलेगा। ठीक है सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी। राम श्रीवास्तव जी, सर चंद्रयान 3 में किस तरह के बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 से अलग हैं? इसमें जो ऑर्बिटर चंद्रमा की तरफ घूमने वाला था वो इसमें नहीं है। उसमें विक्रम लैंडर था। अब यहाँ पर जो लैंडर है वो रोबोटिक है, और रोवर जो होगा वो वहां जाकर खुदाई करेगा, केमिकल एनालिसिस करेगा, और मॉड्यूल के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भेजेगा, और वही एक संचार का वो होगा। 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे संकेत आ जाएंगे जिनका एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी है उसमें जो आवेश है उसमें कौन से मिनरल्स हैं, क्योंकि वहाँ जो चट्टानों को भी वो तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका केमिकल एनालिसिस करेगा। तो वो कंपोजिशन जानना इसलिए जरूरी है कि भविष्य में अगर वहाँ आदमी जाएगा तो वहाँ ठहरने के लिए अगर स्थायी हमको वहाँ कोई संरचना बनाना है, क्योंकि देखिए इसके पहले हमको पानी की उत्पत्ति का पता लग गया, अब बर्फ की भी उत्पत्ति का पता लग गया। अभी जो जा रहा है ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहा है चंद्रमा की, जिस पर अभी तक कोई गया ही नहीं है, उसका ज्ञान किसी को ज्यादा पता नहीं है। हम उसको सबसे पहले पता लगाएंगे, और वहाँ का कंपोजिशन जब हमको मिल जाएगा तो इस बात का फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि ईंट, गारा, सीमेंट ये यहाँ से धरती से तो वहाँ जा नहीं सकता है, ईंधन भी नहीं जा सकता है। तो हमको ऐसी युक्तियां निकालना पड़ेंगी कि जिससे कि वहाँ अगर पानी है तो पानी को डिकम्पोज करके हम किस तरह से वहाँ ऑक्सीजन बना सकते हैं, क्योंकि मानव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। खाद्य पदार्थ भी वहीं पर हमको लेना पड़ेंगे। तो एक नया चैप्टर खुल गया है। वहाँ की जो जियोलॉजी है, सेलेनोलॉजी कहलाने लगी है अब, और मून के बारे में जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अभी तो जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि जैसे ही वहाँ लैंडर गिरेगा उसके चारों पहिए जाकर टिक जाएंगे, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर झटका लगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि हमारा पिछला जो चंद्रयान 2 था वो बिल्कुल सफलतापूर्वक जा रहा था, 100 किलोमीटर ऊपर से उसको छोड़ भी दिया गया था, लेकिन टकराने के पहले पहले उसका सॉफ्टवेयर स्लैग हो गया। तो सॉफ्टवेयर स्लैग क्यों हुआ उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट पता नहीं लग पाया। तो इतना जानते हैं टेक्निकल स्लैग हो गया, लेकिन उसी वक्त ये भी सोचने की चीज है कि हमारे कई ऐसे दुश्मन लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि हम उसको सफलता पा सकें, और उसका उदाहरण चंद्रयान 2 में उस समय देखने को मिला जब भारतीय वैज्ञानिकों ने तो पुष्टि 15 मिनट बाद की, और पाकिस्तान के वहाँ के जो विज्ञान मंत्री थे उन्होंने बड़े तंज मारते हुए कहा कि जब आता नहीं है तो कोशिश क्यों करते हैं, और तरह की अनर्गल बातें की। तो इस बात की भी संभावना नहीं है, संभावना की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि किसी ने वहां पर वायरस छोड़कर भी हमारा इस ट्रांसमिशन को, हमारे इस लैंडिंग को डिस्टर्ब किया होगा। वैज्ञानिकों का एक दल इस बारे में काम कर रहा है। इस हेतु हमने जो है जापान से चंद्रयान 3 में काफी टेक्निकल मदद ली है, इलेक्ट्रॉनिक्स उनका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है सर, बहुत अहम जानकारी हमारे तमाम दल को लेकर हम बात कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, चंद्रमा की अच्छी समझ और उस पर हमारी उपस्थिति से धरती के लोगों को भी कोई सीधा लाभ होगा? कुछ सूचनाओं में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर हीलियम का भंडार है जो ग्रीन एनर्जी का बड़ा स्रोत है। हाँ बिल्कुल होगा, उसका पूरा पोटेंशियल कितना है वहाँ पर, उसे एस्टिमेट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं यही सवाल मैं के सिद्धार्थ जी आपसे भी लेना चाहूंगी। सर आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन रामनिवास जी, चंद्रमा पर पानी के प्रमाण भी इसरो ने ही खोजे थे। सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होने के स्पेस रिसर्च के मामले में इसरो नया प्रतिमान बनाएगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारी पहुंच स्पेस रिसर्च को किस तरीके से बदलेगी? चीन ने जिस तरह से वहां पर अपना स्पेस को पहुंचाकर और नए पदार्थ की खोज की है, जिसको पीरियोडिक टेबल में रसायन शास्त्र में वाय नाम से प्रदर्शित किया जाने लगा है जी। इसका मतलब ये है कि वो जो नया पदार्थ है बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हमें प्राप्त करके उसका एनालिसिस करके उसका उपयोग तो करना ही होगा। लेकिन इसके पहले एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सॉफ्ट लैंडिंग करना इसलिए लाजमी है जिससे कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो कंप्यूटर कमांड्स हैं उनका परीक्षण हो जाएगा। और ये इसलिए लाजमी है कि इसका उपयोग डिफेंस में होता है। हमारे जो भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जो आज हम मिसाइल के मामले में सक्षम हैं वो इसीलिए कि अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। लेकिन यहाँ सावधानी एक बात बरतना पड़ेगी। नंबी नारायण जी का नाम सबको याद है। उस समय जब उन पर झूठे आरोप लगाकर विदेशी षड्यंत्र द्वारा उनको एक जासूस मानकर उनको जेल में भेज दिया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वो छूट गए, उनको उपाधि भी दी गई। लेकिन ये विदेशी ताकतों का जो हमारे दुश्मन है पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने नंबी नारायण जी को जगह से हटा दिया था, अगर वो उस समय अपना काम करते रहते तो सॉफ्ट जो आप सॉलिड प्रोपोलेंट जो हमारे रॉकेट में इंजन हमने डेवलप किया वो आज से 10 साल पहले डेवलप हो जाता और चंद्रमा पर हम पहले दशक में ही पहुंच जाते। तो यहाँ पर हमको इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे देश के दुश्मन क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन भी कभी नहीं चाहेगा कि हम वहां पहुंचकर उसने जो खोज की है उस पदार्थ को अपने यहाँ ले आए। बिल्कुल सर, हम मून पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो दुश्मन है उनका भी विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, उन पर भी कहीं ना कहीं पैनी नजर निगरानी रखनी पड़ेगी। लेकिन सर ये भी बताइए कि लॉन्चिंग के करीब कितने दिनों के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है वो शुरू होगा? देखिए, लॉन्चिंग के बाद तो जो है हमारा यान धरती के चारों तरफ चक्कर काटेगा। यहाँ सबसे बड़ी जो सावधानी वापरना पड़ेगी हमको, हमारे वैज्ञानिकों को, वो इसलिए जिसके लिए हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ट्रैकिंग की जो है सुविधा मांगी है और वो सहयोग हमको मिल रहा है। वो इसलिए कि जो स्टार एक्स करके जो है सैटेलाइट हैं जो इस समय धरती के चारों तरफ उनकी संख्या मालूम है, एलन मस्क वालों की, वो है करीब 6000 से भी ज्यादा है। तो वो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। सबसे बड़ी सावधानी तो ये वापरना पड़ेगी, तब हम इसको छोड़ेंगे तो अंतरिक्ष में जाने के पहले जो हमारे जियो स्टेशनरी पोजीशन में पहुंचने के पहले ये कहीं किसी तरह के पिंड से टकरा ना जाए। और ये सब कैलकुलेशंस हमारे वैज्ञानिकों ने कर लिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्षेपण के समय का जो पहला 15 मिनट का समय होता है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसको जो है उसकी ऑर्बिट में चेंज करेंगे। अंडाकार ऑर्बिट होती है। अंडाकार में जैसे एक वृत्त में, गोले में, सर्किल में एक केंद्र होता है, ऐसे अंडाकार में 2 केंद्र होते हैं। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और फिर धीरे धीरे उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो एक्सेंट्रिसिटी हम चेंज करते चले जाएंगे, उसको चपटा करते जाएंगे, लंबे चले जाएंगे, एपोजी उसका बढ़ाते चले जाएंगे और एक स्थिति पर आकर हम सही समय पर, सही टाइम पर, जिसमें कि 1 डिग्री के 1000वें अंश की भी गलती नहीं होगी, तब हम उसको फायर इंजन करेंगे जिससे कि वो हमारा मॉड्यूल सीधा चंद्रमा की ओर चला जाए। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो चंद्रमा से जाकर सीधा टकरा सकता है। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा से दूर जाकर वो फिर अंतरिक्ष में विलीन हो जाए। यहाँ प्रिसीजन में हमने महारत हासिल कर ली है। मुझे हमारे वैज्ञानिकों पर पूरा यकीन है, विश्वास है और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ। वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा पूरे देश को है और आपकी बातें सुनकर ही सर इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर सभी को मिल रही है। सुशील रोहिल्ला जी, चंद्रमा पर खनिज संपदा को लेकर भी क्या कुछ संभावनाएं हैं और उस दिशा में कितना प्रभावी होगा ये पूरा मिशन?
देखिए चंद्रमा पर जो भी सैंपल्स वो लाएंगे फिर वो यहाँ लाकर एनालिसिस करेंगे और उसका कितना वॉल्यूम पोटेंशियल है हमारे पास में उसका पूरा एनालिसिस होगा। इसके साथ में मैं ये बताऊं कि ये हैजार्ड डिटेक्शन के लिए भी वर्क करेगा कि वहां पर बेसिकली लैंडर जो हैजार्ड डिटेक्शन होता है तो उसका मेन एम है उसका। और तो ये तो है ही इसका कि कितना वो जो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे रोवर्स के थ्रू या वहां पर जाकर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ फिलहाल MS प्रसाद स्पेस साइंटिस्ट जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे इसको समझना चाहेंगे, चंद्रयान 3 में इस बार किस तरह के बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग हैं? इस बार हमने चंद्रयान 3 में ये क्या खास ध्यान रखा गया है कि हमारे पास सॉफ्ट लैंडिंग हो सके ल्यूनर सरफेस पे। किसी भी हालत में हम हार्ड लैंडिंग नहीं चाहते हैं जी। इसके लिए हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डाला है। जैसे हमने लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर डाला है जो कि लैंडर की वेलोसिटी को चेक करता है। उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कैमरा डाला है जिससे पता चले कि वो हॉरिजॉन्टल कितना शिफ्ट हो रहा है। जी। सबसे जरूरी चीज हमने उसमें डाला है हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कि मान लीजिए अगर कोई हैजार्ड आ जाए तो कैसे डिटेक्ट और अवॉइड किया जाए। हमारी लैंडिंग लेग की जो मैकेनिज्म है उसको ज्यादा परफेक्ट किया गया है और ज्यादा सॉलिड किया गया है। ये सब हम लोगों ने काफी कुछ उसमें ऐड किया है सो दैट हमें इस बार किसी भी हालत में जी माने असफलता का सवाल नहीं उठता है। जी। सर धरती से चांद तक के सफर पर बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ भारत का मिशन मून में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।